अच्छा, अब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है 3-4 लेक्चर्स में कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की एक मैं कैरेक्टरिस्टिक मैम जी मैं फिर लीव कर दूं। मैं रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगा। जी कर दीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की हम ये प्रॉपर्टी देख चुकी हैं, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की, कि वन वी नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स we can determine the output by a process known as convolution. तो अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसका हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स h of n गिवन है, तो हमने देखा कि हम yn आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं फॉर एनी इनपुट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन। हमने देखा था कि कन्वोल्यूशन के जो 7 स्टेप्स इन्वॉल्व उसमें क्या है कि आप चूंकि डिस्क्रीट सीक्वेंस है एक समेशन यूज करते हैं और बेसिकली आप किसी एक सीक्वेंस को से आप फर्स्ट स्टेप में आप चेंज ऑफ वेरिएबल्स कर रहे हैं, सेकंड सीक्वेंस में आप किसी एक सीक्वेंस को फ्लिप करके स्लाइड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ये दोनों सीक्वेंसेस ओवरलैप कर रहे हैं उन वैल्यूज को सम करके कन्वोल्यूशन का समेशन बता रहे हैं। अब यही सारी कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एज वेल। किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को जब आप इनपुट, अगर इनपुट एक्स टी है और उसकी आउटपुट वाई ऑफ टी है, तो अगर हम सिस्टम को इनपुट डेल ऑफ टी देते हैं तो उसकी जो आउटपुट है हमें वो एच ऑफ टी मिलती है, विच इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो जो भी एलटीआई सिस्टम है उसके साथ हम एच टी भी लिख सकते हैं, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक। एंड सिमिलरली in a similar fashion as discrete time convolution, हमारी जो आउटपुट है y of t at any time it is equal to xt convolved by h of t. However, in this case हमारे पास जो समेशन है वो समेशन की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगी, बल्कि चूंकि अब हमारे पास दोनों सीक्वेंसेस कंटिन्यूस या दोनों सिग्नल्स कंटिन्यूस टाइम है, तो इसलिए हमारी जो कन्वोल्यूशन की समेशन थी फॉर डिस्क्रीट टाइम केस, इस केस में इंटीग्रेशन बन जाएगी और ये किस तरह बनेगी, एक्स टॉप एच ऑफ टी माइनस टॉप टी टॉप। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ये इंटीग्रेशन किस केस में बनेगा? जब इंटीग्रेशन इस केस में बनेगा कि डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास डिस्क्रीट इंटरवल्स थे या डिस्क्रीट वैल्यूज थी जिन पर सीक्वेंस आपका मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमारे पास कंटिन्यूस रीजन्स हैं जिनमें सिग्नल ओवरलैप हो रहा है। हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में बेशबहा वैल्यूज हैं, वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन अ प्रिसीजन। तो 1 और 2 के दरमियान अगर आपने से फॉर इंस्टेंस कन्वोल्यूशन डिटरमिन करनी है दो कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंसेस की, इस किस्म के दो सीक्वेंसेस की, और से 1 और 2 के दरमियान भी करनी है, तो इन दोनों रीजन्स में खा सिग्नल्स ओवरलैप हो रहे होंगे से इन दोनों रीजन्स में खास सिग्नल्स ओवरलैप हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यूज हैं ये इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो y ऑफ t जो है वो इस केस में समेशन नहीं बल्कि इंटीग्रेशन इंटरवल बन जाता है, ये इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो यस मैम। इसकी जो हम डेरिवेशन है ना, अब हम वो उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हम कर सकते हैं अपनी डेरिवेशन ऑफ फॉर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस। हमें याद है कि हमने कहा था कि वी हैव अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन एक्स ऑफ टी किसी इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है एट दैट इंस्टेंट जब इम्पल्स आई थी। अगर आपको याद हो तो हमने ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर 1 के एंड में जब हम इम्पल्स पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रही है कि ये एक इम्पल्स है एट डेल टी माइनस टी नॉट, और इस इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स टी नॉट है। यानी अगर आपका फंक्शन ये एक्स टी फंक्शन है और ये एक ऐसे इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ जो टी नॉट पर कर रही थी,
तो इस इम्पल्स को हम del t माइनस टी नॉट लिख सकते हैं और जो उसका रिजल्ट है वही आएगा। एक इम्पल्स होगी जिसकी वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड जो एक्स टी नॉट की यहाँ वैल्यू थी उसके मुताबिक स्केल हो चुका होगा। तो अगर हम टी नॉट को, टी नॉट इज अ जनरल वेरिएबल, वी कैन आल्सो रिप्लेस इट बाय एनी पर्टिकुलर एनी अदर वेरिएबल से टॉ। लेट्स से कि हम कहते हैं टी नॉट के बजाय हम उसको टॉ से रिप्लेस कर लेते हैं। अब ये टी नॉट शिफ्ट है वो टॉ के बराबर होता है, तो हम टॉ के केस में भी ये लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड्स अपनी इक्वेशन की को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टॉ, यानी जब आपकी इम्पल्स है वो एक लोअर एंड से अपर एंड तक तमाम वैल्यूज पर मूव कर रही है, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है या हम इस इक्वेशन की दोनों साइड इंटीग्रेट करें उसमें हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। इम्पल्स जब पहले पॉइंट पे थी फंक्शन की ये वैल्यू मिली, लेट्स मी चेंज द कलर। जब इम्पल्स इधर थी तो ये वाली वैल्यू मिली, इम्पल्स मूव की ये वैल्यू मिली, फिर मूव की ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, और आप आगे जाते जा रहे हो आपको वैल्यूज मिलती जा रही है। और ऑब्वियसली चूंकि ये एक कंटिन्यूस वैल्यू है तो ये दोनों ग्रीन्स के दरमियान में भी एक वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम जो अपना कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस है उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सेस। इस तरह हमने डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस के केस में कहा था कि एनी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ weighted shifted impulses. इसी तरह any continuous time signal can be expressed as an integral of weighted shifted impulses, जहाँ weight वजन indicate कर रहा है magnitude of x of t at that point. इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं कि rather than thinking of impulses, अगर हम pulses ले लेते तो pulses भी शिफ्ट होती जा रही है तो हमें हमारा फंक्शन मिलता जा रहा है। अब हमने अगर I can't see the top screen. अब अगर हमने, आपको नजर आ रही है स्क्रीन या आपको भी पूरी ब्लैक बार नजर आ रही है? जो पहली पिक्चर है नजर आ रही है आपको? यस मैम आ रही है नजर। मुझे नहीं आ रही, मेरे सामने वो ब्लैक बार आई हुई है जो जूम किया। खैर, ये आपका सीक्वेंस है एक्स, और ये इस एज के साथ अगर हम अब एज सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हम सम एज में एक्स को एज एन इनपुट एंटर करें तो हमने अब अपने सीक्वेंस को छोटी छोटी पल्सेस में ड्रॉप कर दिया, में डिवाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट रिस्पॉन्स है ये वाली छोटी सी पल्स जिसका मैग्नीट्यूड डेल्टा है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस एज के साथ, फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया आपने इसको, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, फिर शिफ्ट किया ये पोर्शन मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो रिजल्ट में क्या होता जा रहा है कि हमारे छोटे छोटे पोर्शंस एक्स के मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं एज के साथ और हमें हमारी आउटपुट मिलती जा रही है। मैम जी आप कौन सी स्लाइड पे हैं? मेरे पास वो शो हो रहा है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है मैं भी उसी पर हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की। जी मैं भी उसी पर हूँ। तो आपको उसमें क्या क्यों लगा कि मैं उस पॉइंट पर नहीं जिस पॉइंट पर मैं हूँ? मैम वो आप जब कह रहे थे कि हम डिफरेंट पल्स है सिग्नल्स ना? के साथ नहीं पल्सेस बेटे, पल्सेस एक्स एक्स को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है एज अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड impulses, not a sum, as an integral of weighted shifted impulses या weighted shifted pulses. अब जब ये वाली पल्स इस एज पे अप्लाई हुई तो हमें एक आउटपुट मिली, नेक्स्ट पल्स जब हमें एज पे अप्लाई हुई तो हमें एक और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी, फिर नेक्स्ट पल्स होगी तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई या कन्वॉल्व हो गया एक आउटपुट मिलेगी। तो इवेंचुअली रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास चूंकि हमने एक्स को एक्सप्रेस किया हुआ है एज एन इंटीग्रल ऑफ वेटेड शिफ्टेड पल्सेस, तो हमें हमारी आउटपुट मिल रही है। और चूंकि हमारा जो डेल्टा है, जो विड्थ ऑफ द पल्स है, इट इज एक्चुअली जीरो। या विड्थ ऑफ द पल्स अप्रोच करती है जीरो और इसकी हाइट अप्रोच करती है इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन ऑफ द इम्पल्स। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्स की कंटिन्यूस है तो वाई टी की हमें कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है। दिस इज जस्ट हाउ द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इज डेवलप्ड। डिस्क्रीट में हमने देखा था कैसे डेवलप हुआ, कंटिन्यूस में ऐसे डेवलप किया जा सकता है।
अगर आप कभी चाहें कि आपको फॉर्मूला के ओरिजिन पता हो तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह डिस्क्रीट सीक्वेंस केस में हमने फंक्शन को एक्सप्रेस किया था एज अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस, हम कंटिन्यूस केस में फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज एन इंटीग्रल ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस। और इम्पल्स की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से स्टार्ट किया था, जिसका हमने कहा था लिक्विड बनाई थी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने वहीं से डिराइव किया कि अगर हम कहें कि इम्पल्स नहीं बल्कि पल्स ऑफ अ फाइनाइट विड्थ, और व्हाट हैपेंस व्हेन दैट फाइनाइट विड्थ गोज टू जीरो, तो जो पल्स है वो इम्पल्स बन जाती है और हमारी समेशन जो है वो इंटीग्रेशन बन जाती है। एंड दिस इज द फॉर्मूला वी गेट, एंड लाइक डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन दिस फॉर्मूला इज कम्यूटेटिव, सो इट डज नॉट मैटर कि आप x ऑफ t को फ्लिप और स्लाइड करें हैं या h ऑफ t को फ्लिप और स्लाइड करें। कन्वेंशनली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम h ऑफ t को फ्लिप और स्लाइड करते हैं क्योंकि h ऑफ t फाइनाइट होता है और जनरली x ऑफ t इनफाइनाइट होता है, तो हम कहते हैं जो फाइनाइट है उसको फ्लिप और स्लाइड करें। तो से लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। हमारे पास एक सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h of t is equal to e to the power minus t u of t, और हमें आउटपुट डिटरमिन करनी है अगर इनपुट जो है वो u of t है। इनपुट क्या है? u of t। u of t को जरा प्लॉट करने की कोशिश करो, यही इनपुट बनती है। यस मैम। यू ऑफ टी तो मैम एक मतलब डायगोनल लाइन नहीं जाएगी सीधी बेटा वो तो t ओरिजिन होती से? है, वो तो t होती है। ओके मैम। u of t तो यूनिट स्टेप था। यस मैम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है h of t, वो है e to the power minus t u of t। u of t का मतलब ये है कि ये फंक्शन अगेन t is greater than 0 से स्टार्ट हो रहा है, और e to the power minus t का मतलब ये हुआ कि ये फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारा h of t बन गया। I don't like this green color, I think it's very light, so I'm changing the marker color. So now अब हमने हमारे पास x of t भी और h of t भी, और हमने इनका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड करना है। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने क्या कहा था? y of t किसके बराबर है? x of tau h of t minus tau d tau, और tau जो वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो पहला स्टेप हमेशा की तरह क्या होगा? चेंज ऑफ वेरिएबल। तो हमने x of t को x of tau बना लिया हमने, और हमने h of t को पहले क्या करना है? फ्लिप करना है, और फिर उसके बाद हमने इसको शिफ्ट करना है बाय t यूनिट्स। तो हमने पहले चेंज ऑफ t टू tau कर लिया। दूसरा स्टेप क्या किया? अब हम y को h of t को फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा? h of minus t, h of minus tau ये बनेगा। जवाब के इंतजार में, जी नहीं क्यों कब? यस मैम यही बनेगा। शाबाश। जितना सिर्फ आप बोलती हो क्लास में, आप और जाओ। क्यों बाकी लोग हो? आप हो क्लास में या अटेंडेंस शो करने के लिए हो? सिद्धा के अलावा कोई? यस मैम यही बनेगा मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो जिसने भी बोला बेटा, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता, तो आप मुझे बताओ h of t minus tau क्या बनेगा? तो h of tau है ना, h of t minus tau क्या बनेगा? ये यही सीक्वेंस शिफ्टेड बाय t यूनिट्स, तो इसको हम मैम ये राइट साइड पे जाएगा। अगर t पॉजिटिव है तो राइट पे जाएगा, t नेगेटिव है तो लेफ्ट पे जाएगा। तो इसलिए हम इसको जनरल लिख लेते हैं। हम जनरल कैसे लिखते थे कि इसके दोनों एंड्स पर हम प्लस t कर देते हैं, t ऐड कर देते हैं। हाँ t ऐड कर देते हैं, तो ये 0 वाला पॉइंट t बन जाएगा, और ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है तो उसको कोई भी एंड नहीं बनता। ओके। अब हमने क्या किया? अब हमने इस
एच ऑफ टी माइनस टॉ को ओवरलैप किया है एक्स ऑफ टॉ के साथ और हमने इसका कन्वोल्यूशन रिजल्ट निकालना है। तो हमें नजर आ रहा है कि इसके रिजल्ट में एक रीजन कब है, जब ये टॉ जो है ये टी है ये 0 से कम जीरो है। पर है। हाँ, जब टी 0 से कम है तो हमारे पास नो ओवरलैप है। टी इज लेस देन 0 तो नो ओवरलैप है और रिजल्ट 0 है। और जब टी 0 से बड़ा हो जाएगा तो ओवरलैप शुरू हो जाएगा और उसकी एक वैल्यू अगर वही रहेगी, यानी आपका सीक्वेंस फॉर गुड हमें वही वैल्यू दे रहा होगा। मैम तो t इक्वल्स 0 से स्टार्ट नहीं हो जाएगा? असल में ना सिद्रा, ये जो है ना हमारी बुक, ये ना लेस वाली लिमिट रखती, इक्वल वाली लिमिट करती नहीं। ठीक है, वो आप वन, यानी आप कह सकते हो कि वो स्टार्ट जो है वो कर ही इस तरह रही है, वरना मैं खुद ये चाहती हूँ कि आइडियल हम कहें कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर अब ये वैल्यू स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं कहूँगी तो आप कहेंगे बुक में लेस देन लिखा हुआ है, तो अगर आप इक्वल टू भी लिखेंगे, बस आप इक्वल टू में ये ध्यान देना कि दोनों जगह इक्वल टू ना करें दोनों फॉर्मूलाज में। ठीक है, Okay. अगर यस आप मैम। टी इज लेस देन 0 पर ओवरलैप करें तो टी इज लेस देन इक्वल टू 0 पर ना करें। अच्छा खैर, अब हम ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, हमने गौर नहीं किया जब हमारा एच ऑफ टी ई माइनस टी बना था, ई माइनस टी था, अब हमने टी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया था, टी माइनस टॉ। टॉ। एच ऑफ टी का क्या एक्सप्रेशन है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस टॉ, क्योंकि हमने हर जगह टी को टी माइनस टॉ से रिप्लेस कर दिया था। अब जब ये दोनों मैम आप तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्नल की जो हमने प्लॉट किया है शेप उस पर? नहीं, नहीं पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन जो है ना, अब जो वेरिएबल है या जो अब आप कहो एच ऑफ टॉ है, वो फंक्शन ऑफ टॉ है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टी। तो शेप पे क्या फर्क पड़ेगा कि वो टी यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज यस मैम। मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जो मैग्नीट्यूड पहले 1 पे था, अब वो मैग्नीट्यूड शिफ्ट -1 पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यस जब ये, मैम। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, जब हम ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सीक्वेंसेस तो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, y ऑफ t की 0 to t 0 टू, बोलो 0 टू t। सब t, 0 टू t, बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखें लोअर एंड इसका 0 है और अपर एंड इसका t है, और इन दोनों के दरमियान ये फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, e टू पावर माइनस t माइनस t T minus मल्टीप्लाई टॉ। 1 के साथ। तो हमने क्या किया, e माइनस t माइनस t, सही है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कोई चीज 1 ही रहती है ना। Yes मैम। अब अगर हम इस पर गौर करें मैम हम तो यहाँ पे u ऑफ t, क्योंकि हमारे पास वो 1 है। यूनिट स्टेप फंक्शन है इस वजह से हम जी इसको 1 ले रहे हैं ना। अगर जी कुछ जी, और होता तो फिर हम वो भी मल्टीप्लाई करते ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके मैम। अब हम इस पे अगर गौर करें इंटीग्रेशन वाले पर, तो इसकी जो t है इस पर डिपेंडेंट नहीं है इंटीग्रेशन, तो इस t को हम बाहर निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि पावर माइनस t बाहर चला गया और अब आप इंटीग्रेट करें हैं e टू पावर टॉ डी टॉ को। यहाँ तक भी अग्रीड है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसका आंसर क्या बना, e टू पावर माइनस t T raised to power minus e टू पावर T। टॉ, और ये आ गया 0 टू t। अच्छा, अब मेरी यहाँ पे जगह नहीं बची, क्या करूँ, E raised to power minus T, E raised to power T हो जाएगा ना उसका आंसर। श्योर हो? यस मैम। क्यों, e टू पावर 0 कोई वैल्यू नहीं होती? मैम raised to 1 power t minus 1. 1 होता है। 1 1। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको पता चल सके अलग है, e टू पावर माइनस टी e टू पावर t माइनस माइनस e 1। टू पावर 0। तो क्या बनता है, e टू पावर माइनस टी जब e टू पावर t से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा आंसर, और e टू पावर माइनस टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस e टू पावर t बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्वोल्यूशन है उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है,
1 minus e raised to power minus t. Since this value is for t is greater than equal to 0, so we have 1 minus e raised to power minus t u of t, ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर t is greater than 0, greater than equal to 0. ओके ठीक है, तो इसको अगर प्लॉट करते मैम ये जी सीधा बोलो। ओवरऑल कन्वोल्यूशन का आंसर आ गया है। बिल्कुल ओवरऑल कन्वर्जन एक ही रीजन है ना, एक ही मैम तो जैसे हम डिस्क्रीट में करूंगी, शिफ्ट करते जाते अगला हैं। वही है, अगला वही है। ये तो मैंने आसान से शुरू किया ना, अगली एग्जांपल वो जो आप कह रही हो वही है, जिसमें 4-5 सीक्वेंसेस आएंगे, जिसमें दोनों फाइनाइट टाइम सीक्वेंसेस आएंगे। आपको मैंने डिस्क्रीट में कहा था जब हमारी पिछली क्लास हुई थी कि आप प्रैक्टिस करो एज अ फाइनल क्वेश्चन कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइट टाइम सीक्वेंसेस हैं, और मैंने आपको कहा था कि इनफाइनाइट टाइम सीक्वेंसेस के केस में क्या होता है कि हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स नहीं बनते, बल्कि नो ओवरलैप और ओवरलैप होता है बस। तो ये वो केस है, याद है पिछले लेक्चर का? यस मैम। ठीक है, तो आप अग्री करते हो कि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये जो येलो में फंक्शन है टॉप, ये जितनी e माइनस टी माइनस उसको जितना मर्जी हम शिफ्ट कर दें, ये हमेशा कहीं ना कहीं होगा, और इसकी हमेशा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t के दरमियान में होंगी। इससे हम इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। आप कहते हो नहीं ये तो मुझे ये शिफ्ट पसंद नहीं आ रहा, हम इसको शिफ्ट करके सही यहाँ ले आते हैं। उस सिचुएशन में भी ये एंड t है और जो ये एंड है वो 0 है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द सेम लिमिट्स। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है कि t की वैल्यू क्या है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यस मैम। आपको कोई पूछे कि y of 4 क्या है, तो y of 4 क्या होगा, y of 4 क्या होगा जो मैम आपके टी पास, की जगह पे 4 पुट हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके पास y of t का एक्सप्रेशन था, उप्स सॉरी बच्चों ये लाइन पड़ गई है, t जो जो एक्सप्रेशन था इसमें हमने t इज इक्वल t है उसकी जगह 4 पुट कर लेना और हमारे पास ये आ जाएगा y of 4। ठीक है, जिसमें अभी मैंने आप लोगों को भी क्विज में क्वेश्चन भी दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एनालिटिकली अगर y ऑफ 1 को डिटरमिन कराने का कहा था मैंने, y of 3। y of 3 का, चलो y of 3 था, y of 3 में ठीक है। अच्छा, और ये अगर हम इसको प्लॉट करते हैं ना, अगर मैटलैब के थ्रू अगर t की वैल्यूज हम वेरी करते हैं, तो जो आपको पीछे ब्लैक वाला प्लॉट नजर आ रहा है वो नजर आता है, जिसमें जो 4 वाली वैल्यू थी वो ये थी। अच्छा चलो, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बुक की एग्जांपल 2.7 है और ये बुक में सॉल्व नहीं है, बुक में सिर्फ ये एज एन एग्जांपल गिवन। अब हमारे पास हमने कन्वोल्यूशन करनी है या हमने आउटपुट डिटरमिन करनी है y ऑफ t जब x ऑफ t ये है सीक्वेंस और h ऑफ t ये सीक्वेंस है। तो जरा x ऑफ t को प्लॉट करने की कोशिश करें। x ऑफ t किस तरह बनेगा, वो 1 है बिटवीन 0 to t, तो 0 से t के दरमियान x t 1, सही। यस मैम। और y ऑफ t क्या है, 0 से 2t के दरमियान डबल इसकी वैल्यू t है, देन हाँ इसकी विड्थ डबल है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो t है। तो वो जिसका पिछले क्वेश्चन में किसी ने कहा था लीनियरली इंक्रीजिंग, वो t के केस में बनता है। इसको इस ठीक है, और हमने अब आउटपुट डिटरमिन करनी है थ्रू कन्वोल्यूशन, और हम इसमें फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, वही जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं कि हम x ऑफ t को रख रहे हैं, चेंज करें वेरिएबल सिर्फ, और h को हम फ्लिप और स्लाइड करेंगे। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, पहले स्टेप में हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया, तो x ऑफ t बन गया x ऑफ टॉ। x ऑफ टॉ बनने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली हमारे एक्सेस पर टॉ आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। और y ऑफ t को अब जब हमने y ऑफ t माइनस टॉ बनाया, सॉरी h ऑफ t को h ऑफ t माइनस टॉ बनाया, तो वो क्या बन गया, फ्लिप होकर तो इसका बनता है
इसके एंड्स क्या बनेंगे? -2t पे चला जाएगा वो। अच्छा ठीक है, वो तो जीरो के केस में ठीक है। चलो पहले पहले हम आपके लिए जीरो वाला बना लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं सिंपली एच ऑफ टॉ है, तो ये वाला एंड चला गया -2t पर और ये एंड चला गया 0 पर। लेकिन हम चाह रहे हैं एच ऑफ टी माइनस टॉ बनाना, तो फिर क्या होगा? मैम जी अभी ये कुछ देर बाद ना मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो ना जवाब कंटेंट ने मसला करा है, तो आप न्यू मीटिंग जनरेट करके उसका लिंक भेज दीजिएगा। ठीक हम है। दोबारा यही मीटिंग ज्वाइन कर ले, कोई मसला नहीं वो है। कह रहा जवाब का इंटरनेट मसला कर रहा है, वो जवाब हमें तो वो वो ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा 10 मिनट्स हैं, चल हम उसको फिलहाल इसको तो करें ना, बल्कि मैम तो यहाँ पे भी तो हम t ऐड कर देंगे ना फिर, जी दोनों बिल्कुल लिमिट्स के साथ। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रही थी कि हम यहाँ पर टी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉइंट टी और ये बन जाएगा टी माइनस 2t, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एच ऑफ टी का ये बन जाएगा टी माइनस टॉ। सिंपली क्या किया, जहां पर टी आता है उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय टी माइनस टॉ। तो अभी तक इस स्लाइड पर हमने अपने पहले दोनों स्टेप्स कर दिए, जिसमें क्या है कि हमने एक्स ऑफ टॉ कर लिया और एच ऑफ टी माइनस टॉ कर लिया, और अब हमने इन दोनों को फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके कन्वोल्यूशन का रिजल्ट निकालना। अब हमें नजर आ रहा है कि दोनों फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस हैं और इस वाले सीक्वेंस की एज की लेंथ बड़ी है, तो हमारे पास अगेन 5 किस्म के रीजन्स बन सकते हैं। नो ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, फुल ओवरलैप, तो ये दोनों फंक्शंस ओवरलैप करेंगे, फिर पार्शियल ओवरलैप और फिर नो ओवरलैप। मैम ये लास्ट वाली बात दोबारा रिपीट कर दें, वो रीजंस वाली। दोनों फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस हैं, इसलिए 5 रीजन्स बनेंगे। फिर से जब फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें चाहे दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ बराबर हो या एक बड़ा और एक छोटा हो, हमारे पास हमेशा 5 रीजन्स बनते हैं फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस में। इसमें हमें नजर आ रहा है कि टी की लेंथ छोटी है और एच ऑफ टी की बड़ी है, रीजन 5 ही बन रहे हैं हमारे पास। तो जो पहला रीजन है नो ओवरलैप, वो कौन सा रीजन होगा? वो टी की किस वैल्यू पर होगा? लेस देन 0 पर। श्योर? यस मैम, क्योंकि वो तो ओवरलैप ही नहीं कर रहा कहीं से भी। ठीक है, और किसी का कोई ख्याल इसके मामले में? अबू हुरैरा कुरैशी, हुरैरा हुरैरा क्लास में हो? यस मैम इधर ही है। इधर ये मगर नहीं, वो तो इधर तो यस मैम। हाँ, तो हुरैरा जो नो ओवरलैप है वो कब होगा? कब ये दोनों रीजन्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे और हमें कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 0 मिल रहा होगा। आप मुझे बताइए एज प्लस किस मैम ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और पहले तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, जब ये राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा फिर पार्शली ओवरलैप करेगा, फिर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, फिर दोबारा नो ओवरलैप हो जाएगा। फिर दोबारा पार्शियली होगा, फिर दोबारा नो। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ओवरलैप शुरू कब से होगा? टी की किस वैल्यू से ज, ये ओवरलैप शुरू ये होगा? जी, ये जब 0 पे आ जाएगा तो फिर हाँ उससे आगे ओवरलैप शुरू होगा। बिल्कुल सही। तो टी इज लेस देन 0 पर, जैसा कि शुरू में सिद्रा ने कहा था, वी हैव नो ओवरलैप and the overlap starts once we start going right. So partial overlap कब शुरू हुआ? जब t जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर 0। देन 0 और ये partial overlap कब तक रहेगा? टी तक। जब हमारा t से छोटा रहेगा, कैपिटल T से। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कि आपकी ये सिचुएशन है तब तक आपका पार्शियल है। जब ये सिचुएशन खत्म हो जाए, क्योंकि ये वाला पोर्शन मिसिंग है, और जैसे ही जो स्मॉल t है वो कैपिटल T ग्रेटर के देन बराबर टी। हुआ, हाँ जी, तो या बड़ा हुआ, तो हमारे पास ओवरलैप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वेरी। अच्छा, अब तो इसका मतलब ये कि अगर हम इस रीजन की रेंज बताएं तो क्या होगी रेंज? 0 टू t टू कैपिटल T।
क्लास आई एम सॉरी, एक सेकंड में आपको होल्ड करा रही हूँ, मुझे किसी साइन करना कहीं तक। जी, तो ये हमने रेंज डिफाइन कर ली पार्शियल ओवरलैप की। अब इस पार्शियल ओवरलैप की रेंज में जो इंटीग्रेशन हो रही है ये किस रेंज में हो रही है? मुझे यहाँ करते हैं जगह अच्छी, इंटीग्रेशन किस रेंज में होगी? 0 to t, capital T. शाबाश, 0 to t। तो हमारे पास 0 से t के दरमियान में इंटीग्रेशन हो रही होगी, और क्या फंक्शन में इंटीग्रेट हो रहे होंगे? ये तो t था, और ये वाला फंक्शन क्या था? t माइनस टॉ था, ये दूसरा फंक्शन था। तो 0 से t के दरमियान में क्या इंटीग्रेट हो रहा होगा? t माइनस Tau. टॉ t टॉ। मैम मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्या चीज, क्या समझ नहीं सकता? ये लिमिट्स वाली जो बात हम कर रहे हैं, आप टी वाली चीज तो हम अभी कह रहे हैं कि वहां तक तो पहुंचे ही नहीं ना, तो फिर हम बिल्कुल, तो टी इंटीग्रेशन तक क्यों कर रहे हैं डिफाइन? तो बिल्कुल, तो किस किस रेंज में ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। आपकी वाली बात सही है कि ये वैल्यू t तक नहीं पहुंची, ठीक है, तो ये फंक्शंस फिर भी मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। तो किस रेंज में फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ये मैम ये फंक्शन छोटे वाले टी तक नहीं होना चाहिए था। तो छोटे वाले t, ओहो मैंने बड़ा लिख दिया, आई एम सॉरी, यस यू आर राइट, सॉरी, दिस इज छोटा वाला t, सही है। यस मैम। असल में इतने टीज हैं कि छोटा और बड़ा मैं भी दवानी में गलत लिख गई हूँ। अच्छा, तो अब जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं इस रेंज में, अगेन पहले की तरह यहाँ पे y और t भी लिख लें, अगेन पहले की तरह, चूंकि ये फंक्शन डिपेंडेंट नहीं है t पर, तो हमारे पास बेसिकली 0 से t में हम खाली 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं और टॉ को इंटीग्रेट करें बिटवीन 0 टू t, ठीक है। अच्छा, t बाहर निकाला, यस मैम। ठीक। यस तो मैम। तो इसका आंसर क्या आता है? t टॉ टी इंटू टो 0 टू t माइनस टो माइनस स्क्वायर, टॉ स्क्वायर बाय टो 2, स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल 0 टू t। अच्छा, ये ना अब आपने रिजल्ट संभाल के रखने, क्योंकि ये रिजल्ट अगले तीनों जो है ना, तीनों केसेस में यूज होगा, सिर्फ लिमिट चेंज होंगी। तो t टॉ माइनस टॉ स्क्वायर बाय 2 विद डिफरेंट लिमिट्स, दिस इज आवर रिजल्ट। अच्छा, अब जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स की वैल्यूज, तो क्या होता है? ये t इंटू t माइनस 0 माइनस 1 बाय 2 t स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर क्या आया? t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाय 2, तो क्या आंसर आता है? क्लास कहाँ गए हो? मैम टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। हाँ जी, कोई और क्यों नहीं बोल रहा? तो हमारे पास आंसर आ गया t स्क्वायर बाय 2, और ये हमारे पास सेकंड रीजन का आंसर है। फर्स्ट रीजन है नो ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप में हमारे पास अब इसका आंसर आ रहा है वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। अब मैं लेक्चर को ब्रेक कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर इनिशिएट कर रही हूँ, फिर 2 मिनट में कैसे देखते हैं, 2 मिनट में क्या पता अगला पार्ट हो जाए। तो अगला पोर्शन है हमारे पास फुल ओवरलैप का। अब ये फुल ओवरलैप कब स्टार्ट हुआ? जब हमने पिछले केस में देखा था कि आपका जो क्या रेंज फुल ओवरलैप की, कि जैसे ही स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर या उससे बड़ा होगा तो हमारे पास फुल ओवरलैप शुरू हो जाएगा। तो Equal to or greater than. बिल्कुल, अब ये सब चलेगा कब तक? ये पार्शियल ओवरलैप कब तक चलेगा, तो सॉरी फुल ओवरलैप कब तक चलेगा हमारा? इसकी अपर लिमिट क्या होगी? मैम जब ये जी t बोलो। minus 2t 2 tau तक होगा। बिल्कुल, टी माइनस टू टॉ तक होगा, या जब ये टी माइनस टू टॉ जो है ये 0 से कम होगा, जब तक कम है, जब तक ये Yes टी मैम। माइनस टू टॉ 0 से कम है तब तक तो हमारे पास फुल ओवरलैप हो रहा है। लेकिन जैसे ही इधर आ गया, तो अब जो ये थोड़ा सा पोर्शन है ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। Yes मैम, okay। ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट क्या है? जब हमारे पास t माइनस
2t जो है वो लेस देन is 0 है less than 0 या और t equal is to less- नहीं नहीं इक्वल टू पर इक्वल टू हम अगली लिमिट पर डिफाइन करते हैं। okay जब t इज लेस देन 2 तो है तो जब हमारे पास जब तक ये है यानी हमारे पास t से लेकर 2t के दरमियान में ये फुल ओवरलैप की रेंज स्टार्ट हो रही है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने जो पीछे देखा था उसमें आपने खुद मुझे कहा था, जो कि सही कहा था, कि जब तक कि ये वाला स्मॉल t जो है ये इस कैपिटल T से कम है हमारे पास पार्शियल ओवरलैप रहेगा। यस मैम। तो वंस ये स्मॉल t फुल t के बराबर हो गया हमारा फुल ओवरलैप शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ यस मैम। 2 है और इसकी विड्थ 1 यूनिट है ना। तो फुल ओवरलैप यस मैम। तो फुल ओवरलैप शुरू कब से होगा, जब स्मॉल t जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल T है। यस मैम। तो इसलिए जो ये वाली थी यहाँ पर मैंने स्मॉल t इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल T लिख लिया। और चलेगा कब तक, जब तक कि जो ये वाला एंड है निकाला भी रब नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता। जब तक कि जो ये वाला एंड है जो हमने t-2t वाला एंड कहा था, जब तक कि जो t-2t वाला एंड है, जब तक कि ये ग्रेटर देन 0 ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, जब तक कि ये 0 से कम है तब तक तो हमारा फुल ओवरलैप फुल ओवरलैप है। 0 पे या उससे बड़ा हुआ या बाहर निकल गया तो ये वाला पोर्शन ओवरलैप नहीं होगा। तो इसका अपर लिमिट क्या है कि जब तक t-2t लेस देन 0 है तब तक तो पार्शियल ओवरलैप है और फुल ओवरलैप है। और जैसे बड़ा होगा हमारा फिर से पार्शियल ओवरलैप शुरू हो जाएगा। 2t राइट पे लेके तो अपर एंड क्या बन गया, t इज लेस देन 2t, तो इसलिए रेंज आ गई। यस मैम। ठीक है। अच्छा अब इस रेंज में जब ये दोनों सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो कन्वोल्यूशन का इंटीग्रल में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इंटीग्रेट किस लिमिट में हो रहा है, t से 2t। t से 2t, ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, ये है ये है, इस तरह बना लेते हैं। ये 0 से t है, नीचे वाला जो है वो यूं जा रहा है t-2t 0 से और ये है 2t तक। ये t का स्टैंड। मैम फिर ये 0 से t तक हो रहा है ना, अच्छा श्योर हो, क्योंकि ओवरलैप का मैम रीजन तो यही आ रहा है। मुझे लग रहा है 0 से स्मॉल t तक, यानी कि t से t-2t तक जा रहा है। क्यों ज़या, इसकी टोटल विड्थ जो है वो क्या नहीं, है, कैपिटल T तक हाँ जाएगा। इसकी टोटल विड्थ जो है वो क्या है, लाल वाले जो नीचे एच ऑफ टी है डायगोनल जो क्या को टी सीक्वेंस है, इसकी विड्थ 2 यूनिट्स है और जो पहले वाला सीक्वेंस है इसकी लेंथ है 1 यूनिट। तो जो आपकी रेंज है t से 2t के दरमियान, इसके दरमियान में क्या है कि ये t वाला एंड एक तरह से बाहर हो गया। क्लास पीछे जिसने अपना ऑन किया हुआ है काइंडली बंद कर दें, माइक सब म्यूट कर दें, सवाल नहीं पूछना तो ये वाला एंड जो है हमारे पास ये क्या है t और ये वाला एंड हमारे पास 0। तो जो हमारे पास जो दोनों का प्रोडक्ट है वो सिर्फ इन दो रेंजेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये t जो है ये t से बाहर हो गया था तो ये सिचुएशन थी और t-2t अभी तक 0 से कम था तो ये सिचुएशन थी और इनमें ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की क्या रेंज आती है ज़या, मैम समझ नहीं आ रही कि तो आपके कुछ आप अपने क्लास वालों को कहो कि जिन्होंने पीछे ऑन किया हुआ था तो बंद करें उसको। हाँ जी मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चे ये जो रीजन स्टार्ट हुआ ये कब स्टार्ट हुआ है, जब हमारा जो ये वाला एंड था ये टी से बाहर चला गया था। स्टार्ट टी इज ग्रेटर देन टी था ना, और ये चल कब तक रहा है कि अभी तक ये वाला जो एंड है ये लोअर एंड ये यहाँ तक नहीं पहुंचा और इस पूरे की विड्थ जो है वो 2 यूनिट्स है। रेड वाले सीक्वेंस की विड्थ 2 यूनिट्स है और येलो वाले सीक्वेंस की विड्थ 1 यूनिट है। तो तभी फुल ओवरलैप हम कह रहे हैं, यानी ये सिचुएशन कह रहे हैं इस सिचुएशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन या फुल ओवरलैप में अब ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ इस रेंज में एग्जिस्ट करेगा,
मैम 0 से कैपिटल टी तक। श्योर हो? अब समझ आ गई है? यस मैम। चलो ठीक है, यानी इस रेंज में इनका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है 0 से कैपिटल टी के दरमियान। और हो क्या रहा है अगेन, टी माइनस टॉ जो है हमने उसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये रेड वाला फंक्शन तो टी माइनस टॉ है। अब इसका याद है रिजल्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था संभाल के रखें, तो जो हमने रिजल्ट संभाल के रखा था वो था टी टॉ माइनस टॉ स्क्वायर बाय माइनस 2, टॉ स्क्वायर बाय 2। और अब इसकी रेंज जो है वो 0 टू टी हो गई। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पर आ जाता है टी टॉ माइनस टी स्क्वायर बाय 2, सिंपल सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास y3t या तीसरे रीजन के लिए आंसर आ गया। अब आते हैं चौथे रीजन पर, फिर से पार्शियल ओवरलैप। अब ये पार्शियल ओवरलैप कब से स्टार्ट हुआ था? जब हमने कहा था कि हमारा t जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2t हो गया। और ये वाला पार्शियल ओवरलैप अब कब तक चलेगा? जब तक हमारा t माइनस 2t जो है वो t से बड़ा ना हो जाए, कैपिटल T से बड़ा ना हो जाए। जब तक उसके बराबर रहे या जब तक उससे कम रहे, हमने कहा कि हमारा पार्शियल ओवरलैप है। जब उसके बराबर या बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नो ओवरलैप। तो वो इस रेंज को, सिद्रा के अलावा मैं किसी का नाम ले लूं, अब्दुल राफे, आप हो क्लास में बेटे? अब्दुल राफे, अरहम हो क्लास में? चलो तो जो हैं क्लास में वही बोलते हैं। कि सिद्रा ने तो बता दिया, चलो ज़िया आप बताओ अब इसका ये वाला एंड कहाँ से डिसाइड होगा? सिद्रा ने कहा कि जब तक ये t माइनस 2t इस t से कम नहीं मैम हो। यस मैम, जब तक ये जो पार्शियल ओवरलैप है ये जब तक टी कैपिटल टी से छोटा रहेगा तब तक पार्शियल होगा। जब ये इसके बराबर होगा तो बिल्कुल एच पे आ जाएगा, बिल्कुल और जब ये इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर ये नो ओवरलैप बिल्कुल, शुरू हो हमने कहा जाएगा। जब t माइनस 2t जब तक ये t से कम है तब तक पार्शियल ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब है रेंज क्या बनी? t इज लेस देन 3t। तो t इज लेस देन 3t तक हमारे पास पार्शियल ओवरलैप है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बना? पार्शियल ओवरलैप की टाइम रेंज ये बन गई। और इसमें अगेन हम अपने ओरिजिनल रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा हाँ, पहले इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट क्या? अब 2t इस से लेकर 3t तक। बेटे 2t से तो 3t तक नो नो है कि नो रिजल्ट कब एग्जिस्ट कर रहा है? इंटीग्रेशन की लिमिट्स आती हैं कि जहां पर ये दोनों फंक्शंस ओवरलैप हो रहे होते हैं। 0 से t तक मैम। माइनस श्योर? t माइनस 2t से t तक जाएगी। अच्छा पहले जो, ठीक है, थैंक यू। तो मैं जरा दूसरा बच्चा जो बोला सो देखते हैं। बेटे आप जो कह रहे हो अब इसी पे मैं दूसरा फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है? यस मैम। दूसरा फंक्शन, ओप्स वो दूसरा फंक्शन ये जो येलो से बना है। ओके मैम। अच्छा लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये फंक्शन है, ये नीचे वाला, ये 0 से t तक डिफाइंड है, और ऊपर वाला जो है वो t माइनस 2t से t के दरमियान है। तो अब बताओ ये दोनों किस रेंज के दरमियान दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? किस इंटीग्रेशन 0 की? से 0 पर तो 0 पर वैल्यू आई नहीं रही। 2 t माइनस 2t t माइनस 2t से अपर एज क्या है 2 इसका? t t है, कौन सा t? स्मॉल t। स्मॉल t? स्मॉल t कौन है? यस मैम स्मॉल t स्मॉल t कौन है? मैम। ये वाली रेंज तो ओवरलैप हो ही नहीं रही। ये वाली रेंज कहाँ ओवरलैप हो रही है? दिस इज नो मैम ओवरलैप, कैपिटल टी होगा। दिस इज आल्सो नो ओवरलैप। सिर्फ ये इस रेंज में ओवरलैप हो रही है वैल्यूज, जिसका लोअर एंड ये वाला है और अपर एंड ये वाला ओके मैम ठीक है मैम। ओके मैम t माइनस 2t से लेकर मैम जो t तक होगा। ओके मैम ठीक है। तो अब यानी हमने कैपिटल कहा, t। बिल्कुल हमने कहा कि हमारे पास t माइनस 2t से लेकर कैपिटल T तक अब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर हमने अगेन अपना फेवरेट एक्सप्रेशन लिखा, और इसका हमने, चूंकि हमें
याद है इसका रिजल्ट क्या आता है? हमने इस रिजल्ट में इसको इंटीग्रेट कर लिया, सॉरी इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें कुछ स्क्वेयरिंग है, मैं आपको यहाँ पर टाइप कर दूंगी या पिक्चर डाल दूंगी जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे या आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब टाइम कम है तो इसलिए मैं खुद आपको आंसर लिखनी है। माइनस हाफ टी स्क्वायर प्लस टी टी प्लस 3/2 टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और अगेन फाइनल रीजन कब है? और जब नो ओवरलैप है, इसकी हेडिंग नो ओवरलैप है। जब हमारे पास t इज ग्रेटर देन 3t हो गया तो हमारे पास नो ओवरलैप है। जब हम इस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का रिजल्ट लिखते हैं तो अब हमारे पास ये 5 वैल्यूज हैं जो आ रही हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ठीक। तो दिस कंप्लीट्स